करने के लिए निकला हुआ हूँ। और इसलिए ये राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग, उनके अंदर वो हौसला नहीं है। एक और सीट, जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। अब आपको जनता नकार दे रही है, आपको हटा रही है, आपका खाता बंद कर रही है और आप रोना यहां रो रहे हो। इतने बैंक के खाते खुल जाए और किसी का इतने सालों के बाद खाता बंद हो जाए, उनकी पीड़ा मैं समझ सकता हूँ। देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। आपने सुना प्रधानमंत्री को, एक अकेला कितनों पर भारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानो 2024 के चुनाव का एजेंडा ही आज सेट कर दिया। इस एजेंडे में नेहरू के नाम पर नया संग्राम भी है। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने सीधा सवाल पूछ लिया कि नेहरू सरनेम क्यों नहीं रख लेते राहुल गांधी। इसमें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर सीधा निशाना तो है ही, परिवारवाद पर भी एक चोट। 1 घंटा 23 मिनट यानी कि 83 मिनट के प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के दौरान अडानी मुद्दे पर विपक्ष की नारेबाजी बिल्कुल नहीं रुकी। राज्यसभा के सभापति के कहने के बाद भी नहीं रुकी। लेकिन प्रधानमंत्री ने विपक्ष के शोरगुल के बीच अपनी सरकार के आंकड़े और उसके कामकाज और पहले की वो सोच जिसे प्रधानमंत्री ने टोकनिज्म कहा, उसका अंतर बताया। प्रधानमंत्री ने योजनाओं के 100% सैचुरेशन की बात की। उनका मतलब था कि योजनाएं जिनके लिए लागू होती हैं उनके 100% लाभार्थी हों, कोई ना छूटे। इसे उन्होंने सच्चा सेक्युलरिज्म बताया। आपको पता ही होगा कि इस देश में सेक्युलरिज्म के मायने पहले क्या हुआ करते थे। प्रधानमंत्री ने ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम का नाम नहीं लिया, लेकिन पड़ोसी देशों की आर्थिक बदहाली का आईना दिखाकर कहा कि राज्य गलत आर्थिक नीतियों पर ना चले। आज सवाल पब्लिक का है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 के लिए विपक्ष को खुला चैलेंज दे दिया है? विपक्ष को मिले मौके के बावजूद क्या प्रधानमंत्री मोदी ने नेहरू के बहाने राहुल गांधी को परिवारवाद पर घेर लिया है? क्या सेक्युलरिज्म और तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स को प्रधानमंत्री मोदी अपनी सरकार के कामकाज से चुनौती दे रहे हैं? यही है आज सवाल पब्लिक का। अडानी मुद्दे पर हमलावर कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मौनी बाबा कहकर तंज करने की कोशिश कर रही है। इस शब्द को कल राज्यसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान से हटा देने के विरोध में आज उन्होंने सदन में ही शिकायत की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह शब्द कभी पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के लिए संसद में ही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा है और इस्तेमाल किया था, तो आज क्यों हटाया जा रहा है? मैं ये भी बता दूं कि यूपीए के कार्यकाल में बीजेपी अक्सर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को मौनी बाबा कहा करती थी। राज्यसभा में खड़गे जी और लोकसभा में राहुल गांधी के बयान के हिस्सों को एक्सपंज करने के बाद कांग्रेस का आरोप है कि प्रधानमंत्री मोदी अडानी पर जवाब नहीं देकर अडानी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का जवाब कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को कैसे निशाने पर ले रहा है, आप खुद ही सुनिए। कि चलो भाई, हमसे कभी छूट जाता होगा नेहरू जी का नाम और छूट जाता होता तो हम ठीक भी कर लेंगे, क्योंकि वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे।
लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है? क्या शर्मिंदगी है नेहरू सरनेम रखने से? क्या शर्मिंदगी है? आर्थिक नीतियों की जिनको समझ नहीं है, जो 24 घंटा राजनीति के सिवाय कुछ सोचते नहीं है, जो सत्ता के खेल खेलना यही जिनको सार्वजनिक जीवन का काम दिखता है, उन्होंने अर्थनीति को अनर्थ नीति में परिवर्तित कर दिया। मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं और मैं इस सदन की गंभीरता के साथ उनसे कहना चाहता हूं कि अपने रिस्पेक्टिव स्टेट को जाके समझाएं कि ये गलत रास्ते पर न चले जाए। और वो रास्ता हमने चुना है सेचुरेशन का। हर योजना के जो लाभार्थी हैं 100% लाभ कैसे पहुंचे, 100% लाभार्थियों को लाभ पहुंचे, बिना रोक टोक के लाभ पहुंचे। और मैं कहता हूं अगर सच्चा पंथ निरपेक्षता है तो यही है, सच्चा सेक्युलरिज्म है तो यही है। देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है घंटे भर से आवाज की जवाब देना। आदरणीय सभापति जी, एक कन्विक्शन के कारण चलाओ, देश के लिए जीता हूं, देश के लिए कुछ करने के लिए निकला हुआ हूं। और इसलिए ये राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग, उनके अंदर वो हौसला नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं, बचने का रास्ता खोज रहे हैं। कल लोकसभा और आज राज्यसभा दोनों जगहों पर प्रधानमंत्री मोदी ने आंकड़ों के साथ अपनी सरकार में देश में आए बदलावों का दावा किया। इन बदलावों को बताते हुए पीएम ने विपक्ष पर सीधी चोट की। उदाहरण के तौर पर नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी के समय में आर्टिकल 356 के मिसयूज का आईना भी दिखाया। कांग्रेस के दौर में लेफ्ट, डीएमके, टीडीपी और यहां तक के शरद पवार की सरकारों को गिराने का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। उन्होंने उस दौर की राजनीति की भी बात की जब गांव में सिर्फ एक हैंडपंप लगा देने को ही विकास कहा जाता था। पीएम ने कहा कि कोरोना वैक्सीन पर देश के वैज्ञानिकों को नीचा दिखाने का भी परंपरा नहीं पता है, ये उनको पता नहीं है कि क्या संस्कृति है, तो मैं इस पर क्या चर्चा करूं। तो किसी भी चौराहे पे कोई नेता बोल देता है, क्या ये राज्यसभा में बोलने लायक भाषण था? मैं अकेला सब पर भारी, मुझे प्रधानमंत्री पद की गरिमा के अनुरूप नहीं लगा। तो आज सवाल पब्लिक का है। सवाल नंबर एक अकेला कितनों पर भारी? क्या 2024 में प्रधानमंत्री मोदी की इस चुनौती को स्वीकार करने का दम है विपक्ष में? आज सवाल नंबर 2 जो पब्लिक पूछ रही है, नेहरू सरनेम नहीं रखने पर राहुल गांधी को घेर कर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मुख्य विरोधी की रणनीति क्या साफ कर दी है देश के सामने? सवाल नंबर 3, विपक्ष ने अडानी पर घेरा लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने कामकाज को सेक्युलरिज्म बताया। किसका मुद्दा ज्यादा मजबूत है? यही सवाल पब्लिक पूछ रही है। और आइए इन सवालों के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राज्यसभा के सांसद और सीनियर प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी। हमारे साथ आज अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ रहे हैं। और आज ये 1-on-1 दोनों के बीच में कौन किस पर भारी पड़ता है ये देखते हैं। और अखिलेश प्रताप सिंह, 2 दिन आपने प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सारे जवाब सुने, कामकाज का ब्यौरा, क्या क्या देश में हुआ उसका ब्यौरा, कल वॉकआउट, आज हंगामा। अगर कांग्रेस जवाब सुनना ही नहीं चाहती तो फिर संसद का अर्थ ही क्या है? संसद में बहस के लिए बैठकें होती हैं
और जो बात संसद में उठाई जाती है, देश और संसद में बैठे लोग अपेक्षा करते हैं कि उसका जवाब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी देंगे। लेकिन पहली बार है भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री पे इतने गंभीर आर्थिक मामलों के अपराध के आरोप तथ्यात्मक सहित उन पे लगाए गए, उनसे पूछे गए, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने सफाई दी, ने खंडन किया। क्यों 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 स्वीकार रहे हैं कि हां सब कुछ हमने किया है? क्योंकि किया है। कुछ उनके पास सत्य होता ये कहने को कि ये आरोप निराधार हैं या गलत हैं, तो उन्हें वो बोल पाते। तो सदन में जब कोई विपक्ष का नेता बहस करेगा तो पूरी ट्रेजरी बेंच खाली रहेगी, और जिस जवाब जो आप सब विपक्ष का यही लोकतांत्रिक और संवैधानिक धर्म और अधिकार है कि वो सरकार से सवाल करे जनहित के देश के जो समस्याएं हैं उस पे, और उसका जवाब नहीं आता है। इतना खौफजदा प्रधानमंत्री तो अभी तक कभी नहीं रहा है कि इस तरह के आरोपों के ऊपर उसके पास एक शब्द भी न हो जिसका वो जवाब दे सके या खंडन कर सके या अपनी सफाई दे सके। आप देखिए हमारे भी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, लेकिन इनके भाषणों में पर निंदा और आत्म प्रशंसा के अलावा कोई एक शब्द होता है क्या? एक लाइन, एक सेंटेंस पूरे भाषण में कभी इनका पूरा होता पर निंदा और आत्म प्रशंसा के अलावा? कितने अहंकार की बातें। लोकतंत्र में पार्टी सरकार बनाती है लेकिन एक अकेला सब पे भारी। मतलब जो आरोप लगते हैं, जो बात सही है, जनता जो कहती है कि मोदी जी की हुकूमत में लोकतंत्र नहीं है, उनके पार्टी के अंदर भी लोकतंत्र नहीं है, किसी और का कोई योगदान नहीं है क्या आपकी सरकार बनाने में, आपको प्रधानमंत्री चुने जाने में, आपके दल में किसी और नेता का कोई? इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि मोदी 2 लिखा जाता है। कोई नहीं लिख सकता कि एनडीए 2, कोई नहीं लिख सकता न्यूज चैनलों पे कि एनडीए की सरकार है, मोदी 2। तो ये जो अहंकार है ये हितकारी नहीं है लोकतंत्र में, और व्यक्ति के लिए भी। जब अहंकार आता है, जब नाश मनुष्य पे छाता है। चलिए जवाब लेते हैं सुधांशु त्रिवेदी जी से। लिखा था एक अकेला सब पे भारी, एक अकेला सब पर भारी। ये सब पर भारी नहीं है। क्या है लाचारी? क्या है लाचारी मोदी जी कि अपने मित्र के आगे एक अकेले की क्या है लाचारी? भारी नहीं है, लाचारी है। चलिए जवाब लेते हैं सुधांशु त्रिवेदी जी से। आरोप लग रहा है। अखिलेश प्रताप सिंह जी कह रहे हैं आरोप कई हैं, लेकिन ये एक अकेला सब पर भारी नहीं है, ये लाचारी है। जवाब दीजिए सुधांशु त्रिवेदी जी। देखिए नाविका जी, आज मैं सदन में था, बहुत दुखद कष्टकारक दृश्य था। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर एक गरिमामय परंपरा है सदन में कि राष्ट्रपति, क्योंकि जब संसद की परिभाषा भारतीय संविधान में है वह है राष्ट्रपति और फिर दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा, तो राष्ट्रपति सर्वोच्च है, उसके धन्यवाद प्रस्ताव पर सामान्यतः चर्चा सामान्य रूप से होने दी जाती है। और जब प्रधानमंत्री जी बोलते हैं तो हमेशा से विपक्षी विरोध करिए, विरोध करना आपका धर्म है, आपने जो कहना था वो कहा, सदन के पटल में पूरा मौका दिया गया। उसके बाद जिस ढंग से वातावरण, कैकोफोनी, चीर चिल्लाना पूरे समय, फ्रॉम फर्स्ट मिनट टू लास्ट मिनट, ये अपने आप में बहुत दुखदाई था। और आज का दौर ये आ गया अखिलेश जी, किसी जमाने में कांग्रेस वर्सेस रेस्ट होता था, आज बीजेपी वर्सेस रेस्ट हो गया, मगर सदन के अंदर तो दिखाई पड़ा मोदी वर्सेस रेस्ट। एक तरफ सारे विपक्ष के लोग नाना प्रकार का शोर शराबा कर रहे थे और अकेले इधर मोदी जी थे। और उनकी स्थिति जानते क्या है? वो जो पंक्ति है ना, यह मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला, लाखों में काम करता एक सूरमा अकेला, आकाश में करोड़ों तारे हैं टिमटिमाते, पर जग प्रकाश करता एक चंद्रमा अकेला। तो उसी प्रकार भारत के हर गरीब व्यक्ति के घर में, जीवन में आशा का प्रकाश पहुंचाने के काम में मोदी जी लगे रहे। और ये जानते किस में लगे रहे? अब मैं बताता हूं। जो अखिलेश जी ने कहा पहली बार नहीं जनाब, आपको लगता है स्मृति भ्रंश हो गया, स्मृति नाश हो गया है। पहली बार नहीं, 22 साल से मोदी जी के ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप और आरोप। एक महीना बताइएगा जब मोदी जी के ऊपर इन 22 सालों में कोई अटैक कांग्रेस ने ना किया हो। और उतनी ही विनम्रता और दृढ़ता से पूछता हूं, 10 साल आपकी सरकार रही,
एक आरोप बताइएगा जिसमें बित्ती भर आप साबित कर पाए हो भारत की व्यवस्था में। इसलिए गुजरात से लेके आज तक के आपके सारे आरोपों की विश्वसनीयता जनता के विश्वास के धरातल पर चकनाचूर हो चुकी है। अब मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं, यह पिछले 7-8 साल में यह कौन सी जुगलबंदी हो गई है कि रफाल से लेके पेगासस से लेके यहां तक जब भारत में संसद का सत्र शुरू होना होता है, अचानक वहां से एक तराना उठता है, किसी फॉरेन मीडिया में एक रिपोर्ट छपती है और यहां वाले याराना निभाने के लिए उस तराने में सुर मिलाने लगते हैं जबरदस्त तरीके से। और अभी अखिलेश जी ने कहा, तो मैं इनसे भी पूछना चाहता हूं, भारत के संसदीय इतिहास में कोई उदाहरण बता दीजिए जब किसी भी मीडिया रिपोर्ट में, किसी एक सिंगल मीडिया रिपोर्ट में छपी खबर के आधार के ऊपर जांच हो गई, और खासकर तब जब वह मीडिया यानी हिंडनबर्ग स्वयं अमेरिका में जांच के घेरे में है कि शॉर्ट टर्म सेलिंग उसने किया है और इस प्रकरण में करोड़ों रुपए कमा लिए शॉर्ट टर्म सेलिंग करके। और वो भी मैं बता देना चाहता हूं दर्शकों, शॉर्ट टर्म सेलिंग क्या होती है। किसी कंपनी का शेयर 100 रुपए का है, आप ये सेलिंग करते हैं मैं 1 हफ्ते बाद ये खरीदूंगा, मगर कंपनी को आज का ही दाम देना पड़ेगा। यानी 1 हफ्ते बाद अगर 120 रुपए का हो जाएगा तो कंपनी का 20 रुपए का फायदा, 80 रुपए का हो गया तो आपका फायदा। आपने वो किया और आपको पता था कि आप जैसे लोगों के सहयोग से ऐसा वातावरण बनेगा कि वो भारी नीचे जाएंगे, और भारी मात्रा में पैसा कमाया उन्होंने। इसलिए कहना चाहते हैं जनाब, विश्व के इतिहास में कोई उदाहरण बता दीजिए कि एक प्राइवेट एंटिटी जो स्वयं जांच के घेरे में आ गई हो, उसके लिए आधार पे जांच हो गई हो, तो एक बार हम विचार करने को तैयार हैं। अन्यथा आपके आरोपों की विश्वसनीयता इसीलिए भोतरी हो चुकी है मोदी जी के चमकदार व्यक्तित्व के आगे। और आपने कहा ना, जब नाश मनुष्य पे छाता है, तो मैं एक पंक्ति कहना चाहूंगा नाविका जी, संस्कृत की एक बड़ी फेमस कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। मगर ज्यादातर लोगों को यह पता नहीं है कि यह विनाश काले विपरीत बुद्धि किस संदर्भ में कहा गया। पूरा श्लोक क्या था? वो ये था कि न निर्मिते न दृश्यते कदैव न श्रूयते स्वर्णमयी कुरंगी तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य विनाश काले विपरीत बुद्धि। मतलब सोने का हिरन न कभी बना, न कभी देखा गया, न कभी सुना, फिर भी ऐसा तृष्णा रघुनंदन को घेर लिया कि वो सोने के हिरन के पीछे चल गए। इसी को कहते हैं विनाशकाल विपरीत बुद्धि। आप भी सोने के हिरन के पीछे भाग रहे हैं, वो ऐसा होता ही नहीं ना, ऐसा था, मगर आप भ्रम में हैं और आप चाह रहे हैं कि दुनिया भ्रम में रहे, तो वो नहीं रहने वाली है। चूंकि आपको भारत के रेगुलेटर से लेकर संस्थाओं पर भरोसा नहीं है, विदेश की एक पहले से ही आरोपित और आक्षेपित एजेंसी या मीडिया रिपोर्ट पर अधिक भरोसा है। अखिलेश प्रताप सिंह, ये बात तो है, और ये सुधांशु जी जो कह रहे हैं, कहीं ना कहीं पिछले सत्रों में आपने देखा होगा, ये तो बात है, ये कोइंसिडेंस है, ये एक संजोग है या प्रयोग है। राफेल के टाइम बाहर की मीडिया रिपोर्ट आई, उसके बाद वैक्सीनेशन पर बाहर की मीडिया रिपोर्ट आई, अब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट इस पर आई। इस बात का आप जवाब देना चाहेंगे जो सुधांशु जी ने उठाया? देखिए, मीडिया रिपोर्ट हमेशा से आती रही हैं, बोफोर्स के समय से भी आती रही हैं और मोदी जी के समय भी आती हैं। पता ना किस अखबार में जिसका कहीं कहीं जिक्र नहीं होता है, कोई असर नहीं होता, उसमें अगर भी कुछ छप गया तो वाह 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 मोदी जी, वाह 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 वाह। 5 दिन तक उस पर बहस होती है, चैनलों पे बताया जाता है कि मोदी जी के लिए फलां जगह ये लिख दिया गया है, दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। अब बताया जाता है कि अभी बता रहे हैं कि एक मीडिया रिपोर्ट में अडानी के घोटाले बताए गए। मीडिया रिपोर्ट में उस अडानी जी के या भारत सरकार के कागजातों में जो दर्ज है उसका उदाहरण दिया गया है। कह दीजिए, यही तो कहा जा रहा है कि जो बैठ करके यहां आप लोग बोलते हैं सदन में, यही बोलिए कि वो जो हिंडनबर्ग ने जो सेल कंपनियों का नाम दिया है, जो मॉरिशस से पैसे ट्रांसफर हुए हैं उनके नाम दिए हैं, जो और इनके परिवार के डायरेक्टर के नाम दिए हैं, जो इन्हीं की सरकार से ही लिए गए कागज हैं, जो ऑफिशियल पेपर्स हैं, कह दीजिए वो सब फर्जी है। वो अपने मनमाफिक सूत्रों से स्टोरी नहीं है, वो स्टोरी है कि किस तरह से हिंदुस्तान के दस्तावेजों में जो दर्ज है ऑफिशियल दस्तावेज में, आप उसी का पॉइंट वाइज खंडन कर देते सदन में, आप ही कर देते कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। जवाब स्पेसिफिक सवाल जो उठाए गए हैं, हिंडन रिपोर्ट ना भी मानी जाए तो जो स्पेसिफिक सवाल उठाए गए हैं उनका जवाब आना चाहिए या नहीं, ये अखिलेश जी का सवाल है, जवाब दीजिए।
बिल्कुल मैं सही जवाब देता हूं। मान्यवर, जो हिंडनबर्ग ने लिखा है, पहले तो मैं पूछूं हिंडनबर्ग का चेयरमैन कौन है? आप नहीं बता पाएंगे। ये घोस्ट कंपनी है, आप खंगाल जाइए, आपको पता ही नहीं लगेगा किसके पीछे है कौन। और यदि उन्होंने भारत के अंदर किसी भी वित्तीय विषय को लेकर प्रश्न उठाए हैं तो वित्तीय विषय की प्रामाणिक संस्थाओं ने उसका समुचित उत्तर दिया है। सेबी ने उत्तर दिया है, एलआईसी ने दिया है, एसबीआई ने दिया, मगर वो आपको समझ में नहीं आता। और जो अभी आपने कहा कि साहब बोफोर्स के जमाने से लेकर आज तक विदेश की रिपोर्टों पर उठाए गए हैं, तो मान्यवर ऐसा है नाविका जी, अखिलेश प्रताप सिंह जी मुझसे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, राजनीति में मुझसे बहुत सीनियर है। हम लोग तो उस जमाने में बच्चे थे, पर याद दिलाना चाहता हूं मान्यवर, बोफोर्स की रिपोर्ट की बात कोई बाहर से नहीं आई थी। भारत सरकार ने के वित्त मंत्रालय ने एक एजेंसी हायर की थी, फेयर फैक्ट्स, और उस जमाने में राजीव गांधी जी के समय में एक शेयर मार्केट को लेकर ही कुछ आरोप थे, उसकी जांच के लिए फेयरफैक्स नाम की एजेंसी हायर की गई थी। उसने बताया था कि घोटाला हुआ है, और आपकी सरकार के ही वित्त मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने आपके ही प्रधानमंत्री पे उसी रिपोर्ट के आधार पर आरोप लगाया था। जमीन आसमान का अंतर है साहब। और उस जमाने में कॉम्प्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल थे टीएन चतुर्वेदी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में भी यह माना था घपला हुआ है, सरकार की एजेंसी ने कहा था घपला हुआ है, सरकार के वित्त मंत्री ने कहा था। कहां तुलना करने लगते हैं मान्यवर? यहां तो एक ऐसी मीडिया एजेंसी जिसपे खुद यूएस कोर्ट ऑफ जस्टिस ने प्रतिबंध मीडिया एजेंसी नहीं है, मीडिया एजेंसी नहीं है, शॉर्ट सेलर रिसर्च करने वाली एजेंसी है। इसको मीडिया एजेंसी ना बनाए सुधांशु त्रिवेदी जी। नाविका जी, मैनहट्टन के जज ने अपने मैं कुछ कहूं, रुकिए, इनका जरा मैं जवाब दे दूं। उनकी बात के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, उनके सिर्फ के इंटरेस्ट है। बिल्कुल, मैं राउंड 2 की तरफ जा रही हूं। दूसरा सवाल जो आज प्रधानमंत्री जी ने उठाया, मैं इनका जवाब दे दूं। इन्होंने झूठ बोला, गुमराह किया देश को। मैं पहले इनका जवाब दे दूं। इन्होंने झूठ बोला, देश को गुमराह किया है। देखिए, अब ये कह रहे हैं कि वो एजेंसी गलत है, ये नहीं कह रहे कि उसने जो सवाल उठाए हैं उस पर ये भी सवाल नहीं उठा रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ की जो उसकी एजेंसियां हैं, वित्तीय एजेंसियां, उसका जवाब दे दिया। तो भैया फिर संसद किस लिए है? संसद किस लिए? और जवाब उस वित्तीय एजेंसियों ने उस पर नहीं दिया है, उनके गिरते शेयर और जो हमारे बैंकिंग प्रणाली के पैसे लगे हैं उस पर दिया था। तो ये संसद फिर किस लिए है सुधांशु जी? सवाल संसद में हुए हैं, सरकार से बात होती है, सरकार की एजेंसियों के नहीं होती है, उस पर नहीं बात करेंगे। और उस एजेंसी उस रिसर्च एजेंसी ने, हिंडनबर्ग ने स्पेसिफिक दिया है, 2 साल से करस्पॉन्डेंट कर रही थी आपके मित्र की कि भैया इसका जवाब बताओ, और वो चैलेंज कर रही, आओ अमेरिका में रिट करो मेरे ऊपर, चले जाए अमेरिका, अखिलेश प्रताप सिंह जी, आपने कहा आपके मित्र की, मित्र तो वो कांग्रेस के भी हैं, मित्र तो वो कांग्रेस के भी हैं, राजस्थान में उनके कई व्यवसाय लग रहे हैं, छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में है, तो मित्र तो वो आपके भी हुए। पर सुधांशु जी, सवाल जो उठाया उसका जवाब दीजिए। मैं आपका भी जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं। हाँ, एक मिनट देखिए, अभी तक नाविका जी, मैं प्रतीक्षा, मित्र हैं सबके, हमारे अरे साहब हमसे सवाल पूछा है, हम सबके बेहतरी के लिए शुभकामना करते हैं। मैं पूरी बात रख दूं नाविका जी का, मित्र हैं, लेकिन सरेंडर सरकार नहीं होते हैं हम लोग। यहां तो सरकार ही सरेंडर है मित्र के आगे। फर्क दोनों में ये है, अगर ये इसी तरह के जंप करने वाले बिजनेसमैन 10-15 होते इस देश में, एक साल में 1 लाख से 20-12 लाख करोड़ रुपए कमाने वाले, तो आज कोई आरोप लगाता, कोई उंगली उठाता? नहीं उठाता, क्योंकि हर कोई आगे बढ़ रहा है, फ्लरिश कर रहा है। 50 लोग बढ़ते देश का भी फायदा होता है, देशवासियों को फायदा होता है, हर किसी को अच्छी इकोनॉमी मिलता है, उसका लाभ सबको मिलता है। चलिए सुधांशु जी, आप इसका जवाब दे दीजिए और मैं फिर राउंड 2 पर जाऊंगी। सुधांशु जी जवाब दीजिए अखिलेश जी जा रही हैं। देखिए, मुझे अभी तक लग रहा था कि आदरणीय अखिलेश जी अपने प्रिय शब्द झूठ पर नहीं आए थे, चलिए वो इसमें आ गए। अब हम आपसे कहना चाहते हैं, आप फिर नहीं ध्यान दे पाए। अरे हम क्या उसको जांच करेंगे?
हिंडनबर्ग की जांच तो खुद अमेरिका में शुरू हो गई है। अब आपको वहां की एजेंसी की रिपोर्ट, मीडिया स्टोरी पे भरोसा है, वहां के कोर्ट पे भरोसा नहीं। अद्भुत तर्क है भाई। अगर विदेश पे ही भरोसा है तो उसकी जांच हो रही है, वो जांच होने दो। जब वो कह रहे हैं कि इसने कई जगहों पे ये काम किया है पैसा कमाने के लिए, और मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, अगर यहां इतना हो हल्ला ना मचा होता तो शायद शेयर मार्केट में वो फ्लक्चुएशन नहीं आता। जो रेगुलेटर्स है उनकी बात पे यकीन होता, इसीलिए तो उन्हें विश्वास है ना कि यहां पर लोग करेंगे। अब मैं ये बताना चाहता हूं, जो आपने मित्र की बात कही, उन्हें पहला कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा राजीव गांधी जी के जमाने में, तो वो बिल्कुल L1 थे, जस्टिफाइड थे। देश का पहला प्राइवेट पोर्ट मिलेगा मुंद्रा पोर्ट, नरसिम्हा राव के जमाने में, बिल्कुल सही और जस्टिफाइड थे। 2008 में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 15 साल का एश्योर्ड रिटर्न के साथ कॉन्ट्रैक्ट देगा मनमोहन सिंह जी के जमाने में, वो सही और जस्टिफाइड है। राजस्थान में पिछले 6 महीने का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट 60,000 करोड़ रुपए का होगा, अशोक गहलोत जी, जस्टिफाइड है। 11,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा भूपेश बघेल जी की सरकार में, जस्टिफाइड है। और आज के हाल के समय में सबसे ज्यादा पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट केरल से मिला पिनारी विजयन की सरकार में, जहां राहुल गांधी जी जहां सांसद हैं, वो जस्टिफाइड है। सिर्फ ये बीच का जो केंद्र सरकार का है वो अनजस्टिफाइड है, और रेगुलेटर्स के कहने के बाद भी अनजस्टिफाइड। अद्भुत तर्क है ना, मतलब इतना बेहतरीन तर्क आपको नहीं सुनने को मिलेगा कि 25 साल से जब जब इनकी केंद्र में सरकार या राज्य की सरकार है, उसमें वो कहेंगे बिल्कुल ईमानदारी और पारदर्शिता से मिला है। और अगर ये आपकी नोक झोंक खत्म नहीं होगी। मैं राउंड 2 की बात करती हूँ। आज राज्यसभा में जो प्रधानमंत्री ने कहा, नेहरू सरनेम क्यों नहीं रखते, नेहरू सरनेम नेहरू डायनेस्टी के लोग क्यों नहीं रखते, ये मुद्दा उठाया। अखिलेश प्रताप सिंह जी, इसका भी जवाब दे दीजिए। सबका जवाब दूंगा। मुद्रा पोर्ट का जिक्र कर रहे हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा था। जमीन किसने दी थी 1 रुपए पर स्क्वायर मीटर? कौन था वहां का हुक्मरान? सवाल डक कर रहे हैं आप भाई। आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। नेहरू सरनेम पर बात है। मैं उस पर भी आ रहा हूं, अभी उस पर भी आ रहा हूं। नहीं उस पर नहीं, मैं डक नहीं करता हूं, पटेल मुख्यमंत्री, मैं स्ट्राइक करता हूं। चिमन भाई पटेल, मैं उस पर भी आ रहा हूं, लेकिन एक मिनट प्लीज, बीच में नहीं मेरे भाई, बीच में नहीं। 609 नंबर पे थे 2014 में मित्र जो हैं साहब के यार, और कितने जल्दी कहां से कहां पहुंच गए 2014 से। 2020-21 में कहां थे, 22-23 में कहां पहुंच गए। मैंने कहा ना, इसी तरह 10-20 और क्यों नहीं बढ़ गए, कोई आरोप नहीं लगता। अब जो सवाल आपने कहा नेहरू पे, हमको तो इस पर प्रतिक्रिया देने में भी ग्लानि आ रही है, क्योंकि हम अपने प्रधानमंत्री के इतनी ओछी बातों का जवाब देके उनकी मर्यादा को हम नहीं गिराना चाहते। हमें भी शर्म आ रही है कि हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, इतनी ओछी बातें, इस लेवल की बातें। ये जग जाहिर है, प्रकृति का नियम है कि जब कोई पद पा लेता है तो उसकी इच्छा होती है कि प्रतिष्ठा भी पा लें। तो अब नेहरू गांधी से जलन इसलिए है कि वो इतना आदर से क्यों इस दुनिया में नाम लिए जाते हैं। मोदी जी को भी मजबूरी ही है या कई मजबूती है नेहरू और गांधी की, कि विदेशों में इन्हीं के नाम का सहारा लेना पड़ता है कि हम उस देश से आए हैं जिस देश के प्रधानमंत्री नेहरू थे, जिस देश के महात्मा गांधी थे, चाहे यूएन हो चाहे विदेश हो। लेकिन यहां पे ग्लानि है, जलन है। जलन की वजह से कहा सुधांशु त्रिवेदी जी, ये वाक्य नेहरू सरनेम वाला जलन की वजह से कहा। सुधांशु जी जवाब दीजिए। देखिए, अगर ये जो उन्होंने बात कही कि इतना आदर है पंडित नेहरू जी का, प्रशंसा की प्रधानमंत्री जी ने, मैं तो सदन में था, उन्होंने कहा इतना बड़ा व्यक्तित्व नेहरू जी के लिए कहा, तो फिर ये बताइए राहुल गांधी जी के फादर अपने ग्रैंडफादर का सरनेम क्यों नहीं यूज करते हैं? भाई इतना विराट व्यक्तित्व है, उसके प्रति इतना आदर भाव है, तो वह समादर आपके सरनेम में क्यों परिलक्षित नहीं होता है, यह बता दीजिए। इसमें कौन सी ओछी बात है? यह तो आपके सम्मान में एक प्रशंसा की बात है।
ये तो आपकी शान में कसीदा पढ़ा गया है, इसमें गुस्ताखी क्यों नजर आ रही है? राउंड 3 आर्टिकल 3 राहुल गांधी जी के आर्टिकल 356 के दुरुपयोग पर भी आज संग्राम है। और ये तथ्यों की बात है, इतिहास इसका गवाह है। जो प्रधानमंत्री ने कहा अखिलेश, नाविका जी इनका जवाब हो जाने दीजिए, ये बोल लेने दीजिए इनको। चलिए बोलिए अखिलेश जी। राहुल जी के ग्रैंडफादर कौन थे सुधांशु जी? हाँ अखिलेश जी जवाब दे दूं, राहुल गांधी जी के ग्रैंडफादर आप लोगों के फिरोज गांधी। इतने अब यही तो मैं पूछना चाहता हूं कि फिरोज गांधी का पोता दत्तात्रेय गोत्र का कौल ब्राह्मण कैसे हो गया भाई? पास यही मैं आपके मुंह से सुनना चाहता था। आप फिरोज गांधी जी जिसके ग्रैंडफादर थे, वो दत्तात्रेय गोत्र का कौल ब्राह्मण कैसे हो गया? आपके जो आप चले आए अखिलेश जी, क्या बताएं? जिसके डिफेंस में आए हैं वो इतना आपको परेशान करेगा कि एक प्रधानमंत्री से, हालांकि पिछले 9-10 वर्षों से वो यही कह रहे हैं, कैसे कैसे शब्दों का उन्होंने किसके लिए कब प्रयोग किया है, किस तरह से अमर्यादित भाषा और अपशब्दों का प्रयोग इस देश के शीर्ष पे बैठते हुए उन्होंने कितनी बार किया है, वो बताने गिनाने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रधानमंत्री हैं, आपको देश ने जिम्मेदारी दी है, जवाबदेही आपकी है, आपसे प्रश्न होंगे। प्रश्न होने से आप इतना बौखला क्यों जाते हैं? क्योंकि आप में अहंकार है। आप लोकतंत्र ने सुल्तान जैसे अपने आप को सोच के चलते हैं कि मुझसे सवाल, मुझसे प्रश्न, मेरी बराबरी। ये है सोच और अहंकार, जिस कारण से आप लोगों को, आपके नेतृत्व को गुस्सा आता है। कौन किसको परेशान करेगा अखिलेश जी, ये तो देखेंगे। लेकिन एक बात आज प्रधानमंत्री ने कहा, वो क्या कहा 356 के बारे में मैं आपको सुनवाती हूं, और उससे किसको परेशान किया ये भी सुनिए प्रधानमंत्री जी को। वो कौन पार्टी थी, वो लोग कौन सत्ता में बैठे थे जिन्होंने आर्टिकल 356 का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया? 90 बार चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया। एक प्रधानमंत्री ने आर्टिकल 356 का 50 बार उपयोग किया, आधी सेंचुरी कर दी। वो नाम है श्रीमती इंदिरा गांधी का। केरल में वामपंथी सरकार चुनी गई, जिसे पंडित नेहरू पसंद नहीं करते थे। कुछ ही कालखंड के अंदर चुनी हुई पहली सरकार को गर्व। जरा डीएमके के मित्रों को भी बताता हूं, तमिलनाडु में एमजीआर और करुणानिधि जैसे दिग्गजों की सरकारें, उन सरकारों को भी इन्हीं कांग्रेस वालों ने बर्खास्त कर दिया। 1980 में शरद पवार जी का आयु 35-40 साल की थी। एक नौजवान मुख्यमंत्री महाराष्ट्र की सेवा करने के लिए निकला था, उनकी सरकार को भी गिरा दिया गया। अखिलेश जी, ये रिकॉर्ड तो कांग्रेस का है ही। 35 बार इंदिरा गांधी ने, 8 बार जवाहरलाल नेहरू ने, फिर दूसरे कार्यकाल में 1980 से 84 में 4 सालों में 15 बार 356 का यूज, उसके बाद नरसिम्हा राव जी ने 11 बार। तो कांग्रेस का रिकॉर्ड 356 के इस्तेमाल में तो कोई बीट ही नहीं कर सकता। नावका जी, अगर आप इजाजत दें तो मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊं आपको, क्योंकि इसमें भी कई बार नेहरू जी का जिक्र किया गया है। छोड़िए, लंबी हो जाएगी कहानी, समय बीत जाएगा, दोबारा सुना दूंगा कभी तो विनाश, जब समय होगा तो। बात कौन बोल रहा है संसद में? ये बात 356 का जिक्र कौन कर रहा है? वो व्यक्ति कर रहा है जिसने इन दर्जन भर उन राज्यों में जहां जनादेश नहीं मिला, वहां की सरकारों को लूटने वाला, वो अतीत का जिक्र करके बता रहा है।
1 दर्जन सरकारें जहां जनादेश नहीं मिला तो धनादेश और बलादेश और सीबीआई ईडी जो इनके डिपार्टमेंट में, उनके बदौलत विधायकों को किस तरह से खरीद करके 100 करोड़ रुपए में एक विधायक। अभी तेलंगाना का केस चर्चा में है ही है, वहां के मुख्यमंत्री ने एक विधायक को 100 करोड़ रुपए का खरीदने के ऑफर हो रहे हैं। हाईकोर्ट से स्टे पे हैं जनाब लोग कि अरेस्टिंग ना हो जाए। तो जिक्र कौन कर रहा है? इसी को बोलते हैं बगले झांकते हुए भागना। जवाब नहीं है। मैंने शुरू में कहा कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का कोई एक सेंटेंस सुना दे जिसमें उन्होंने पर निंदा और आत्म प्रशंसा के बियॉन्ड कोई बात की हो। यह कौन करता है जिसके पास अपनी कोई उपलब्धि नहीं होती है और वो उपलब्धि गिनाने के लिए सिर्फ झूठ का सहारा लेना पड़ता है। सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दीजिए। विधायक खरीद घोटाला इस देश में कम से कम 10,000 बड़ी बात कह रहे हैं अखिलेश प्रताप जी, अपनी कोई उपलब्धि है ही नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। जवाब दीजिए सुधांशु जी। हाँ देखिए, शायद उन्होंने भाषण ही नहीं सुना। प्रधानमंत्री जी ने तो पूरे अपने भाषण में उपलब्धियां ही गिनाई हैं कि हर घर में जल पहुंचाए, हर गांव में बिजली पहुंची, किस प्रकार से गरीब महिलाओं को क्या मिला, मुद्रा योजना, आयुष्मान भारत, कितना उन्होंने अपनी उपलब्धि बताई है। परंतु झूठ और सच क्या होता है अखिलेश प्रताप जी, मैं आपसे विनम्रता से एक सवाल पूछता हूं। 1994 में एसआर बोम्मई केस में कोर्ट का जजमेंट आ गया था कि अब सदन के पटल पर ही विश्वास मत तय होगा, गवर्नर नहीं तय कर सकता। 98 में अटल जी की सरकार आई, उससे पहले 50 साल कांग्रेस ने निर्बाध राज किया। आप जरा 2-4 सरकारें बताइए अपोजिशन की जिनको आपने कार्यकाल पूरा करने दिया गया। चलिए ये मतलब वो क्वेश्चन हो गया आपसे नॉलेज का। बताइए आप 4 सरकारों के नाम जो विपक्ष की सरकारों को आपने कार्यकाल पूरा करने दिया हो। नहीं बता सकते आप। कोई विपक्ष की सरकार कार्यकाल नहीं पूरा कर सकी। सबको किसी न किसी बहाने 356 के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। जो प्रधानमंत्री जी ने याद दिलाया 1957 की एमएस नंबूदरी पार्क की केरल की सरकार से लेके एमजीआर के और करुणानिधि जी की सरकार से लेके देवीलाल की सरकार से लेके एनटीआर की सरकार से लेकर, और तो मैं कहना चाहता हूं 92 में ढांचा गिरने के बाद आज तो आप सब लोग राम मंदिर के साथ खड़े हो गए। उत्तर प्रदेश की सरकार बर्खास्त करने का लॉजिक समझ में आता था। यह हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश की सरकार क्यों बर्खास्त हो गई थी भाई? जवाब दीजिए अखिलेश अद्भुत जी। है। 1980 में इनकी सरकार लौट के आई केंद्र में, तो जनता पार्टी की सारी सरकारें बर्खास्त कर दी कि भाई तुम्हारी पार्टी केंद्र में हार गई है तो अब तुम प्रदेशों में सरकार चला ही नहीं सकते। फिर जवाब दीजिए अखिलेश प्रताप जी। नाविका जी, पुनः आपसे पूछ रहा हूं, अभी खामोश तो जवाब दे रहा हूं। नाविका जी आपने सुनिए, नाविका जी, अरे क्या 60 सरकार थी क्या जो आपने बर्खास्त की? बस वही सरकार थी क्या? आप क्या बचकानी बातें करते हैं? आप राज्यसभा में सांसद है भाई, कुछ तो गंभीरता के बातें किया करिए। इस देश में सिर्फ 60 सरकार नहीं है। सुनिए नाविका जी, आपने इनसे प्रश्न किया कि मोदी जी की कोई उपलब्धि नहीं, अखिलेश जी पूछ रहे हैं, उससे जवाब नहीं दे पाए। उस पर इन्होंने क्या जिक्र किया? कहा बिजली। सुधांशु जी, 2014 का लाल किला का आदरणीय मोदी जी का भाषण याद है, जिसपे उन्होंने स्वयं कहा है कि आज भी 18,000 गांव विद्युतीकरण से बचे हैं। 7 लाख गांव में से मात्र 18,000 गांव बचे थे, उसको भी उनको पूरा करने में 4 साल लगे थे। बिजली पर आप चले खुद गए। मोदी जी के भाषण से बता रहा हूं। पूछूंगी अखिलेश प्रताप जी जो सवाल पूछा था उसका जवाब नहीं दिया। इन्होंने कहा मोदी जी के काम का जवाब तो दे दिया मैंने शुरू में कि क्या 60 सरकारें थी जिसको आप कह रहे हैं बर्खास्त की, उसके अलावा इस देश में और सरकारें नहीं थी क्या 23 राज्यों में? मैंने तो वही कहा, क्या बचकाने सवाल करते हो? मुद्दा तो ये है कि जब 92 का ढांचा ढाया था, उस वक्त उत्तर प्रदेश की सरकार गई। सवाल था कि हिमाचल राजस्थान की क्यों गई, ये सवाल पूछा था। इस पर तो आपने कोई जवाब नहीं दिया। नाविका जी सुनिए, नाविका जी, मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं कि जब से आदरणीय मोदी जी सत्ता में आए हैं तब से डिस्कोर्स बदल गया है। प्रश्न विपक्ष से, सत्ता से नहीं प्रश्न होगा। जो बैठा हुआ है सरकार में उससे तो प्रश्न करना नहीं, क्योंकि मोदी जी बैठे हैं। तो सुल्तान से सवाल, सुल्तान को नापसंद है जनाब, सवाल उनसे नहीं होना चाहिए। मोदी जी
विधायक खरीद घोटाला पता ना, थोड़ा घोटालों का जिक्र कर दें। नोटबंदी घोटाला है, ये पता है, 4 लाख करोड़ से ऊपर का घोटाला है। 15 लाख करोड़ का बैंकों का एनपीए घोटाला है। 12 लाख वो ऋण माफी घोटाला है। 12 लाख करोड़ का बैंकों का एनपीए घोटाला है। 4 लाख करोड़ का बैंकों का फ्रॉड घोटाला है और 4 लाख करोड़ से ऊपर का स्टील और कोल माइंस का जो इन्होंने लीज रिन्यूअल किया था 2015 में, सीएजी ने बताया, वो घोटाला है। 3 लाख करोड़ का 5G घोटाला है। 5 से 6 लाख करोड़ रुपए आका गया था, कितने में ऑक्शन हुआ। 2 लाख करोड़ का मुद्रा पोर्ट पे ड्रग्स घोटाला है और आरबीआई के 9 लाख करोड़ रुपए सर्कुलेशन में ही नहीं है। 40,000 करोड़ का तो डीएचएफएल घोटाला है, संसद में खुद बताया गया है। गुजरात पीएनजी शिपयार्ड घोटाला है, 23,000 करोड़ रुपए का सीएजी ने बताया है। 6,000 करोड़ का गुजरात में 60 लाख टन कोयले का घोटाला है। 112 लाख करोड़ का सहारा पब्लिक का पैसा लिए बैठी है, पार्लियामेंट में बताया गया 1 साल पहले, ये घोटाला है। पीएम केयर फंड के बारे में तो आप पूछ ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो पब्लिक का है। आपने पूछा सरकार था, को पैसा भले हर विभाग उसमें दिया हो। आपने ये सारे सवाल पूछे थे 2019 में, पर आज फिर से पूछ रहे हैं, तो सुधांशु जी इन सारे घोटालों का जवाब दीजिए। जी नहीं, अब इसका नहीं, हमें एक समय दीजिए, हमें एक समय दीजिए, आपका जवाब मैं देना चाहता हूं। नाविका जी, ये भी सवाल अहंकार का सवाल होता है। सुधांशु जी रिक्वेस्ट है 2 मिनट, नाविका जी का जवाब दे दूं। नाविका जी, जब कोई बार बार ये कहता है कि ये सवाल 2014 में आपने किया था और मोदी जी जीत गए, तो इसका मतलब क्या? गलत को गलत नहीं कहा जाएगा, उसे इंगित नहीं किया जाएगा, वो बात नहीं की जाएगी। ये क्या सर्टिफिकेट हो गया? ये रेफरेंडम हुआ था क्या इन बिंदुओं पे? जो ये आर्गुमेंट देते हैं आप लोग, ये अलोकतांत्रिक और तानाशाही सोच को परिलक्षित करता है। अच्छा, क्योंकि जो चीज है वो तो उठाई ही जाएगी, बात की जाएगी। नहीं, आप तो जनादेश आप भले पाते हैं, उस पर उच्चतम न्यायालय का भी वर्डिक्ट आ गया है, लेकिन आप फिर भी राफेल का सवाल उठाते हैं, चौकीदार चोर कहते हैं। आपने जांच कराई? ये तानाशाही नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना भी नहीं है। ये तो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो आपका सम्मान है वो आप दिखाते हैं। फिर आपने फिर गलत बयानी की। उसी राफेल पे उसी फ्रांस में जांच हो रही है, जज बिठा दिया गया है। और क्या आपने यहां जांच की? कोई बिना जांच किए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जांच एजेंसी नहीं है। जिस मामले पे आप जाएंगे उस पर फैसला देगा। जांच एजेंसी नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी सही नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी जी, जवाब दीजिए अखिलेश प्रताप सिंह जी। वो जांच करवाती है। देखिए, जिसका मन काला है उसको सब तरफ नजर आता घोटाला है। और जो इन्होंने कहा कि अलोकतांत्रिक तानाशाही है, मान्यवर क्या बात कर रहे हैं आप? आपने चौकीदार चोर है का नारा लगाया और उसके बाद जनता ने यह निर्णय दिया कि हमको 303 और आपको स्पष्ट बहुमत छोड़िए, मुख्य विपक्षी दल के लायक संख्या नहीं दी। जब हमने कहा था वो फोर्स, तो आपकी 414 की मेजॉरिटी चली गई थी और उसके बाद से आज तक कभी क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली। तो जनता को इस ढंग से आप ये जनता को अपमानित करने वाली बात करें। यदि आपने मुद्दा न बनाया होता तब ठीक था, आपने केवल टेक्निकल इश्यू उठाया होता, कोर्ट में रहे होते, पार्लियामेंट में जनता के बीच में न गए होते, तो आपकी बात तर्कसंगत थी। आप तो जनता में जाकर और उस पर हार कर चले आ चुके हैं। अब आपका यह बोलना कदापि शोभा नहीं देता है। इसीलिए हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि आपने अभी तक जितने भी मुद्दे उठाए हैं, आपने मोदी जी के काम की बात कही, जनाब हम तो ये कहेंगे, अच्छा आपको किस पे भरोसा रहा ये बताइए। आप उस प्रश्न का तो उत्तर नहीं दे पाए कि आप 4 सरकारें बता पाते। 67 के बाद से तमिलनाडु में कभी आपकी सरकार नहीं आई थी। 77 के बाद से कभी वेस्ट बंगाल में नहीं आए थे। आप नहीं बता पाए क्योंकि आपने किसी को पूरा नहीं करने दिया। दूसरा प्रश्न पूछता हूं, आपको इस समय विश्वास हो रहा, आपने अभी कह दिया सुप्रीम कोर्ट ये करता है, जांच एजेंसी, चलिए आपको सेबी पे भरोसा नहीं है, आपको आरबीआई पे भरोसा नहीं है, आपको एलआईसी पे भरोसा नहीं है, ईडी पे भरोसा नहीं है, सीबीआई पे भरोसा नहीं है, आपको ईवीएम पे भरोसा नहीं था, आपको इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं था।
आपको मीडिया पे भरोसा नहीं है, आपको तो जब इंटेलिजेंस एजेंसी कहती थी रोहिंग्या खतरा है तो उस पर भरोसा नहीं है, जब आर्मी कहती है कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की तो उस पर भरोसा नहीं है, जब एयरफोर्स कहता है कि हमने एयर स्ट्राइक की उस पर भरोसा नहीं है, विदेश मंत्रालय चाइना के बारे में आपको साफ नजर आ रही है, साफ को सबको खाने वाला है। तो मेरे विचार से आप उस जहनियत के शिकार, ऐसे को लोग साइकिक डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं ना नाविका जी, तो उनको ये डर हो जाता है कि वो जब कमरे में लेटते हैं कि बस मेरे ऊपर छत गिरने वाली है, तो फिर उन लोगों को साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करना पड़ता है, दवा वगैरह भी देनी पड़ती है। कांग्रेस उसी भ्रम की शिकार हो गई जो मोदी जी ने कल बोला था ना कि देखिए उनको लगता है कि अब आने वाले हैं। तो मुझे पुराने फिल्म की गीत की एक पंक्ति याद आती है, अखिलेश जी मुलाहिजा फरमाइएगा, आपको कुछ अगर विपक्ष के कोई पटाखा भी फट जाए ना विदेश में तो जरा सी आहटें होती हैं तो दिल कहता है कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। इसी चक्कर में आप आज तक बैठे हुए हैं, मगर अफसोस कि वो आपको मिल नहीं रहा है। हकीकत फिल्म का गाना था सुधांशु त्रिवेदी जी, लेकिन पब्लिक सवाल पूछ रही है और पब्लिक के सवाल मैं अखिलेश जी के सामने रख दूं। वाराणसी से कृष्ण सोमानी का सवाल है, संसद में मर्यादा का ख्याल नहीं रखकर विपक्ष बच्चों को क्या संदेश दे रहा है, बिना सोचे समझे शोरगुल क्यों? एक ये सवाल है। दूसरा सवाल संजय मिश्रा का बदोही से है, पूछ रहे हैं क्या कांग्रेस आज इंदिरा गांधी के समय आर्टिकल 356 के दुरुपयोग को गलत मानती है या नहीं? अगर मानती है तो देश से माफी मांगेगी? ये दूसरा सवाल। राकेश कौशिक का करनाल से सवाल, जो लोग इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया कहते थे वो पीएम को एक अकेला वाले बयान का कैसे विरोध कर सकते हैं? ये तीनों सवाल अखिलेश जी आपके लिए, तीनों सवालों का जवाब दे दीजिए। जी मैं उसका भी जवाब दूंगा नाविका जी, लेकिन इन्होंने जो देश को गुमराह किया, थोड़ा तथ्यात्मक जवाब दिया करिए। ईरान तुरान पे चले जाते हैं आप तथ्यों से अलग हट करके, तथ्य नहीं रह आजकल आपके पास बचाव में नहीं आ पा रहे हैं। आपने कहा आरोप लगे, हमारे ऊपर जब भी आरोप लगे हमने अपने आप जांच की, हमने मुख्यमंत्री हटाए, कैबिनेट मंत्री हटाए, आपने एक भी जांच नहीं की, क्योंकि आपके यहां यह धर्म है कि हम गलत करते हैं हम जांच करेंगे नहीं। हम ब्रह्म हैं। हमारे कई मुख्यमंत्रियों को आरोप लगा, बाद में वो बेदाग बरी हुए। निराधार बयानी मत किया करिए, हमने सबकी जांच की, सबकी। आप एक भी जांच नहीं करते हैं, चाहे सीएजी कहे, चाहे सरकार कहे, चाहे कोई और कहे, आप जांच ही नहीं करते हैं। दूसरी बात, ईवीएम की बात आप करते हैं। जब ईवीएम हमारे समय आया था सबसे पहले आप लोग ईवीएम को बताते थे कि कैसे हैक होता है। आपके एक प्रवक्ता ने उस पर किताब लिखी और वो बताते थे कैसे हैक होता है। आप लोग कोर्ट भी गए थे, उनके सारे लोगों के बयान है। आप कहते हैं इंटेलिजेंस एजेंसियों की बात नहीं सुनते हैं। पुलवामा में सीआरपीएफ पे हमले के पहले इंटेलिजेंस एजेंसियां ने बाकायदे लिखित में सूचना दी थी, लेकिन नहीं उसकी बात को मानी गई और वो इतना बड़ा हादसा हुआ। आप लोग कहते हैं हमला, अरे भाई ठीक है, मोदी जी इतना राडार का ज्ञानी कोई नहीं है कि बादलों में अगर फाइटर प्लेन छुपा के ले जाएंगे तो पाकिस्तान राडार नहीं पकड़ पाएगा। यह ज्ञान नहीं है और हिंदुस्तानियों में, यह बात सही है, यह ज्ञान आदरणीय आपके पास ही है। आप लोग अपने कामों का उदाहरण क्यों नहीं देते हैं? तो कामों का उदाहरण आप देख लीजिए, आज प्रधानमंत्री ने भी दिया, आज प्रधानमंत्री ने भी कामों का उदाहरण दिया था, चाहे वो उज्ज्वला हो, कल लोकसभा में भी पूरा ब्यौरा दिया था। क्या दिया? अब आप मानते ही नहीं। अरे अब सुनिए, उज्ज्वला में क्या हाल है? अरे नाविका जी, मैंने कहा ना, पहले कहते हैं कि कुछ हासिल ही नहीं किया, उपलब्धि के नाम पे असत्य बोलते हैं। सुधांशु जी जवाब दीजिए। नहीं मैंने कहा ना वो अखिलेश जी को जो अब कई बार उपलब्धि के नाम पे असत्य बोलते हैं, मैंने ये शब्द प्रयोग किया था। अब देखिए
उज्ज्वला का क्या हाल है? असत्य अगर बोलते हैं पार्लियामेंट तो में जवाब है। मैं अरे अब आपको आप बोल ट्वीट चुके दिखा हो। देती हूँ। करोड़ कांग्रेस लोगों ने, पार्टी ने 7 जो करोड़ ट्वीट लोगों को किया प्लीज। कि 4,000 गांवों में बिजली पहुंच चुकी है और उसके अब बाद मेरी अब बात 11 आप होने करोड़ नहीं देती हैं। 11 करोड़ सुधांशु जी की- नल जल। देखिए नाविका जी, पहले मेरी 4 करोड़ मेरी घरों बात में सुन आता लें था आप। नल से जल, अब 11 करोड़। मेरी ये बात बात हो कही जाने थी दें। तो उस पर अर्जुन मेघवाल जी ने आपको दे दिया है ट्विटर पे जवाब ये- कि कम से कम सुनिए, मैथमेटिक्स सही करिए। पहले 3 करोड़ सुनिए, थे, 8 नाविका जी, करोड़ जोड़े तो नाविका जी 11 देखिए, करोड़ हो गए। प्लीज। आप तो गलतियां ढूंढते रहते हैं, मैथमेटिक्स भूल जाते हैं। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी आपको जवाब दे रहे हैं। सुधांशु जी, ये कोई बात नहीं हुई। देखिए आपने अखिलेश मुझे जी, समय आपके नहीं साथ दिया। ये समस्या है कि मैं आप जब कई बार सुधांशु अनर्गल जी की निरर्थक पूरी बात सुनती- बहुत बोलने लगते प्लीज जी हैं, भाई, इस तथ्य तरह से से अलग बात बात नहीं बिल्कुल करूंगा तथ्य पे जवाब देते मैं इस तरह से बात नहीं करूंगा। नाविका जी प्लीज मेरा मैं आपको मेरा बहस क्या दोबारा होगी? आप आ रही लोग हूं बोल ना। समय बराबर दें आप। आपने कम से कम मुझे 2.5 पूरे टाइम मिनट आप डिस्टर्ब इल्जाम कर रही हैं। लगाए हैं, तो उन नहीं, आरोपों वो का बोलना जवाब तो लेकर आप पूरा दोबारा समय आपके सुन रही पास हैं। आ रही हूं। आप थोड़ी सी तसल्ली तो रखिए। अरे तो आप जवाब देने के लिए बीजेपी है। आप बीजेपी के प्रवक्ता तो नहीं है ना संभवतः। नहीं, वो जवाब देंगे। आप क्यों अरे जवाब भाई, दे रही हैं सवाल उनकी तो तरफ हम से? ही से अखिलेश आपने जी। आप आरोप प्लीज ना लगाया, जवाब दें। आपने रुकिए। आरोप और मैं जो- लगाया तो मैं अगर लोकतंत्र में बीजेपी पे जवाब आरोप लगा रहा देने हूं, प्लीज जवाब देने प्लीज। का हक है अरे कि नहीं आरोप लगाया सुधांशु मैंने जी को? बीजेपी पे। अब मेरी बात होने दें, मेरी बात होने दें, सुन लें। अच्छा, प्लीज अपना सुन लें। सवाल पूछिए और मैंने मैं आरोप सुधांशु लगाया जी से बीजेपी जवाब पे। लूं। आप अच्छा, क्यों बोल जवाब लीजिए, दे रही है? और माने बोल आप लीजिए, और बोल लीजिए। नहीं, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। पानी की टंकी वो योजना है, उसका सेकंड पार्ट अब शुरू किया। उसके पहले हमने सबको जल की व्यवस्था की थी इंडिया मार्क का हैंडपंप से। अब हम डेवलपिंग कंट्रीज हैं। आप अभी चाहें कि अभी सारा कुछ जो 30 साल पहले था वो आज वाली चीज क्यों नहीं पहले 30 साल पहले हो गई? तो ये संभव नहीं है। पहले 20 साल 30 साल पहले टेलीफोन थे, चिट्ठियां थी, आज मोबाइल है। अब आप ये कहें कि तब मोबाइल क्यों नहीं हो गया? हमने आज सबके हाथ में मोबाइल दे दिया। 30 साल पहले नहीं दे पाई कांग्रेस, और इस पे भी आप अपना पीठ थपथपाएं। चलिए, तो इसका क्या अब जवाब है? सुधांशु जी जवाब देंगे। हमने पावर हाउस बनाए, हमने बिजली घर अब बनाए। तो एक बोल बिजली चुके घर ना। बनाया हो तो बताओ। अब मैं देखिए। चलिए सुधांशु जी, इनके देखिए नाविका जी, एक सेकंड आपका लूंगा। नहीं, आप आप देखिए क्या समय है। कम हाँ, है। बता रहा हूँ। आपने अब कम से बता रहे कम हैं, अखिलेश 5 जब आप बोल मिनट चुके बोला ना। है, अब जवाब आप तो बोल सुन रहे हैं, लीजिए। बोल चुके भाई। हाँ बोल लें सुधांशु जी, बोले जी, हाँ बोलिए। अब देखिए, मैं कहता हूं, देखिए अखिलेश जी के साथ समस्या यह है कि ये अकारण निरर्थक और अनर्गल शब्द बोलने लगते हैं। इन्होंने कहा सीएजी की बात, तो इन्हें ध्यान रखना चाहिए कि सीएजी की रिपोर्ट पीएसी पब्लिक अकाउंट कमेटी में आती है, और पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन आपके नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी जी हैं। अगर आप कह रहे हैं कि सीएजी ने इंडिकेट किया तो उनसे पूछ लीजिएगा इंडिकेट किया है कि नहीं, अन्यथा आके ऐसे हवा में मत बोलिए। और पानी की बात कही तो नाविका जी, मुझे याद आ गया, प्रधानमंत्री जी ने सदन में आप बड़ा मजेदार वाक्य बताया कि गुजरात में जो इनके मुख्यमंत्री जिन्होंने आज तक सबसे बड़ा, अरे भाई मैंने आपको इतना बोलने दिया, बीच में कृपया मत बोलिए। अरे भाई अखिलेश जी, मैं क्या तरीका, मैंने आपको पूरा आपने कहा बोलने दिया, फिर आप बीच में बोलने लगे। रिपोर्ट की बात, जो बातें मैं बता रहा था। अरे भाई, तो मैं अब मैं गुजरात का उदाहरण दे रहा हूं। ये गुजरात का संदर्भ लाए तो प्रधानमंत्री जी ने आज एक गुजरात का उदाहरण दिया कि माधव सिंह सोलंकी, जो आज तक इनके गुजरात के सबसे अधिक जनादेश पाने वाले मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने एक शहर में पानी की टंकी का उद्घाटन किया था और वो अखबारों में फ्रंट लाइन के रूप में छपी थी। ये सोचिए, इनके यहां जल के बारे में योजना थी, और गुजरात में नर्मदा का पानी सरदार सरोवर का कच्छ में न पहुंचने पाए, जमीन आसमान एक कर दिया था। और उसी मेधा पाटकर को राहुल गांधी जी तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा में साथ में लेकर चल रहे थे। तो जल के लिए कितना आपके मन में भरा हुआ था विद्वेष का भाव, यह पूरे देश को पता है। आपने बिल्कुल कहा 2014 तक 3 करोड़ घरों में जल पहुंचा था, 11 करोड़। अब बिजली का जवाब देता हूं। बिजली में जानते हैं क्या अंतर आया है साहब? सोलर में हमने लंबी छलांग नहीं मानी है। अब हम 40% हमारी जो कैपेसिटी है वो हो गई है नॉन कन्वेंशनल से, यानी ग्रीन एनर्जी, और इंटरनेशनल सोलर अलायंस बन के हम उसके लीडर बन गए। भारत में उसका हेड ऑफिस बन गया। ये आपकी सरकार ने सपने में नहीं सोचा होगा जनाब। और एलईडी बल्ब जिनसे बिजली बचती है, 37 करोड़ एलईडी बल्ब हमने वितरित कर दिया, जितनी अमेरिका की आबादी है।
और आपके जमाने में गांवों में बिजली थी 2 घंटा आती थी, 2 से 3 घंटा गांव में। अब औसतन 22 घंटा बिजली पहुंचती है। क्यों झूठ तो बोल रहे हो बिजली यार? की गुणवत्ता, क्यों झूठ बिजली बोल का रहे हो? पर्यावरण से प्रभाव, कितना झूठ बोलते बिजली हो आप? की उपलब्धता, ये बहस झूठ बहुत नहीं ही होता है। इंटरेस्टिंग और बहुत चुनावी चुनौती का सीधा मुकाबला करके जीत हासिल की। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जब विपक्ष उन्हें अडानी के नाम पर घेरने की कोशिश कर रहा है तो प्रधानमंत्री ने भी अपने तेवर साफ कर दिए हैं। मतलब ये कि वो विपक्ष के दबाव में नहीं आने वाले। वैसे 2019 के चुनाव के पहले भी प्रधानमंत्री मोदी के सामने ऐसी ही चुनौती रखी गई थी। 2024 में विपक्ष अगर अपने आरोपों को जनता तक पहुंचाने के लिए कोई नई रणनीति तैयार नहीं कर सका तो उसकी राह शायद आसान नहीं होगी। लेकिन आगे क्या होगा, हमारी पैनी नजर उस पर बनी रहेगी। ये जंग जारी रहेगी 2024 के चुनाव तक और हम आपके सामने लाते रहेंगे दोनों के बीच की नोक-झोंक, विपक्ष और सत्ता पक्ष। आज सवाल पब्लिक का शो पर बस इतना ही। लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार। पर जाइएगा मत, बस अपना खाना लेकर आ जाइए क्योंकि सुशांत सिन्हा लेकर आ रहे हैं न्यूज़ की पाठशाला।